खोला। देखो अपने पास इसमें 5 ऑथर्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जिनकी वेरियस थ्योरीज है। पहला ऑथर कौन सा लिखा है इसमें, पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट, क्लुकॉन एंड स्ट्रॉडबैक। दिखाई दिया पेज नंबर 2 पे हाईलाइट किया हुआ, उसको ब्लू कलर से, लाइट ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है, दिखाई दिया, क्लुकॉन एंड स्ट्रॉडबैक, दिखा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो वो यही है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट पीडीएफ भी भेजी है आपको। उसके बाद एक बार नीचे स्क्रॉल करो, पेज नंबर 3 पे हॉफस्टीड दिखाई दे रहा है। जितने भी ऑथर्स हैं उन सबको लाइट स्काई ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है। हॉफस्टीड ये हम कर चुके हैं, लास्ट क्लास में ही किया था। उसके बाद एक और उसके साइड में देखो, हॉल, एडवर्ड टी हॉल, दिखाई दिया। उसके नीचे ट्रॉम्पेनार, दिखाई दिया। और नीचे करो, स्क्वाट्स, नजर आया। और नीचे करो, ग्लोब, ये भी कर चुकी हैं। ग्लोब कोई एक सिंगल ऑथर नहीं है, बल्कि एक लार्ज कलेक्टिव बॉडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये एक स्टडी करी थी ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स एंड ओवर मोर देन 160 कंट्रीज। ये भी हम देख चुके हैं। तो ये बेसिकली 1 2 3 4 5 6 ऑथर्स हैं या 6 थ्योरीज हैं जो अपने सिलेबस में दी गई हैं और जो अपने को पढ़नी है। इसको पढ़ने शुरू हम कर रहे हैं क्लुकॉन से, लेकिन क्लुकॉन को पढ़ने से पहले एक दूसरी पीडीएफ खोलो। पीडीएफ है कल्चर 2। देखो नाम मैंने रैंडम दिए हैं क्योंकि कुछ ना कुछ नाम तो देना था फाइल को, ठीक है, तो नाम मैंने रैंडम दिए हैं, डोंट गो बाय द नेम 2। आप बोलोगे कल्चर 1 कौन सी है, आई डोंट नो, वो सेव करना था तो कुछ भी मैंने डाल दिया उस पर। पेज नंबर 3 पे आओ, कल्चर 2 की फाइल पेज नंबर 3। हाँ, एंटायर पीडीएफ इज ऑन क्लुकॉन। वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है, नॉलेज के लिए दिया है। जो अभी से पहले जो पीडीएफ खोली थी जिसमें मैंने कलर से हाईलाइट किया है, वो एक समराइज फॉर्म है, उससे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। बट इफ़ यू वांट टू रीड मोर ऑन दैट, यू कैन रेफर दिस सेपरेट पीडीएफ ऑन क्लुकॉन। पेज नंबर 3 खोला, सॉरी पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 का जो सेकंड पैराग्राफ है, एक बार वहाँ से पढ़ोगे। सिर्फ 3 जो शुरुआत की बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं, एक बार प्लीज़ उसको पढ़ना ही बारी। क्या बोल रहा है देखो, ऑथर का नाम है पूरा फ्लोरेंस क्लुकॉन एंड फ्रेड स्ट्रॉकबैक। ये नाम याद रख लो, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। आपका सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट नहीं आया ना अभी नहीं आएगा, जब कॉपी चेक हो जाएंगी तब आएगा। अच्छा एक बात बताओ, आपके में पासिंग परसेंटेज कितनी है? 40%? 40 है। कोई फेल हुआ है आपके में फर्स्ट सेमेस्टर में? सारे पास हुए हैं? आई है? आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट नहीं करता, आई मीन आंसर पूरा अटेम्प्ट नहीं करते? क्योंकि मुझे अभी बहुत सी ऐसी कॉपीज़ मिली हैं जो पूरा नहीं कर रहे हैं। जैसे 5 क्वेश्चन करने हैं ना आपको, तो 3 कर दिए, 4 कर दिए। डोंट डू दैट, अदरवाइज रिपीट करने के लिए तैयार हो जाओ। तो आप उसमें मार्किंग कैसे करते हैं? मार्किंग कैसे करते हैं? ये क्वेश्चन वाइज जितना लिखा हो उसकी कोडिंग या कोई कट ऑफ लेते हैं? यार देखो सीधा सा हिसाब है, अगर आप 2 क्वेश्चन छोड़ ही दोगे तो आपके तो स्कोप वैसे ही कम हो गया ना। अगर आपने उसमें क्वालिटी आंसर लिखा है तो वो अलग बात है, बट अगर एक तो 3 ही कट किए हैं, वो भी हाफ अटेम्प्ट किए हैं, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो यहाँ नहीं चलेगा। प्रोफेशनल कोर्स है ना, नॉट एप्लीकेबल टू प्रोफेशनल कोर्सेज। वो बीकॉम में चल जाएगा, यहाँ नहीं चलेगा। बेसिकली यूजी कोर्सेज में चलता है वो, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पे तो आपको फुल पॉइंट लिखना पड़ेगा एंड मेक श्योर सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट जरूर करो। नहीं भी आता है तो मेक अ कैलकुलेटेड गेस और अटैम्प्ट करो। यार देखो चेकिंग बड़ी सब्जेक्टिव होती है।
14 का है ना, 14 मार्क्स का एक। 14 का हाँ 14 का ही है। तो जितना जो क्वेश्चन में पूछा गया था सब कुछ अगर लिख के भी आ रहा है उसके बाद भी अगर हम अपना ओवरऑल नंबर देख रहे हैं रिजल्ट में तो उतना नहीं है जितना भी एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमें पता है पेपर कैसा कितने आए आपके? आपका CGPA कितना है? मेरा 7.6। तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे? मतलब मैं इंडिविजुअल पेपर की बात कर रही हूँ कि अगर मेरे को पता है कि मेरा 70 नंबर का पेपर है उसके अकॉर्डिंग लिख के आया तो मेरा उसमें 50 बन रहा है, बट मेरा अगर उतना नहीं आया है तो मैं वही पूछ रही हूँ कि चेकिंग का क्राइटेरिया किस हिसाब तो इसका एक सॉल्यूशन ये ले लो कि जब भी आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, मेक श्योर उसमें कोई ना कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ज़रूर डालो। बहुत से शीट ऐसी भी मिली मेरे को जो बिल्कुल प्लेन है। प्लेन मतलब यहाँ जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से ख़त्म हुआ, कोई पैराग्राफ नहीं है, कोई पॉइंट्स नहीं है, कोई डायग्राम नहीं है। सो आई वुड कॉल सच आंसर द प्लेन आंसर। ट्राई टू ऐड few diagrams. If diagram is not possible, try to make a flow chart. If flow chart also not possible, तो क्या करो, जैसे आपने 5 पॉइंट लिखे, 1 2 3 4, इसी को ही बना दो, इसी को बना दो, कनेक्ट कर दो आपस में, एक रफ चार्ट तो बन ही जाएगा। अब जैसे हॉफस्टीड के अपने पास हमने 5 पॉइंट पढ़े थे, उसी पॉइंट को लिख के सर्कल बना के कनेक्ट कर दो, ठीक है ना। बट डोंट लीव अ क्वेश्चन ब्लैंक, अदरवाइज बड़ा चांस मुश्किल हो जाएगा। एनीवे, तो कल्चर फाइल 2 पेज नंबर 4, आई वॉन्ट यू टू रीड द पैराग्राफ 2। कोई रीड करेगा? पढ़ो। देखो, इस मॉडल की 3 बेसिक अजम्पशन है। अजम्पशन नंबर 1 क्या बोल रहा है वो? देयर इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ कॉमन ह्यूमन प्रॉब्लम्स फॉर विच ऑल पीपल्स मस्ट एट ऑल टाइम्स फाइंड सम सॉल्यूशन। कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री, अगर हम बात करें ह्यूमन एज ए जनरल, तो सबकी कॉमन प्रॉब्लम होती है और उसका एक कॉमन सॉल्यूशन होता है। ये इसकी पहली अजम्पशन है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, पढ़ना। सेकेंड assumption बोल रहा है, while there is a variability in solutions of all problems, it is neither limitless nor random, but is definitely variable within the range of possible solutions. क्या बोल रहा है कि सारे सॉल्यूशन सेम तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ कुछ वेरिएबिलिटी उनमें देखी जा सकती है। दिस इज द सेकेंड assumption। और थर्ड पढ़ना, all alternatives of all solution are present in all societies at all times, but differentially preferred, है ना। देखो, मैं आपको मान लो सपोज 10 सॉल्यूशन दे दूं, तो सोसाइटी उसको प्रेफर करेगी एज पर इट्स ओन प्रेफरेंसेस, एज पर इट्स ओन नॉर्म्स, एज पर इट्स ओन सोशल कस्टम्स। तो 3 बेसिक इसी अजम्पशंस हैं, ठीक है। उसके बाद एक बारी ये जो मॉडल है ना, ये जो हमारा ऑथर है क्लूकॉन एंड स्ट्रॉटबैक, इसने बेसिकली 5 तरह के प्रॉब्लम्स बताई हैं। देखो, पढ़ना जरा एक बारी, फर्स्ट पढ़ना। हमारे जो ऑथर्स हैं इन्होंने 5 बेसिक टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बताई हैं जो कोई भी सोसाइटी फेस करती है। पहली क्या है? ऑन व्हाट एस्पेक्ट ऑफ टाइम शुड बी प्राइमरी फोकस, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। सिर्फ एक बार इसको पढ़ लो, फिर एक बार चलेंगे उस मेन फाइल पे। सेकंड क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट, मास्टरी, समेशन, हार्मनी। अब ये क्या है अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। एक सेकेंड, एक बार इसको लिख लेते हैं। डस्ट देखो, हमारा ऑथर क्या है? क्लूकॉन, KLUCKH, क्लूकॉन, एंड स्ट्रॉटबैक। क्लूकॉन एंड स्ट्रॉटबैक, ये क्या बोल रहा है? इसकी थ्योरी बोलती है कि बेसिक, ये बोलता है कि 5 एस्पेक्ट्स हैं इसकी थ्योरी के। नंबर 1 क्या बोल रहा है? टाइम की बात कर रहा है। ये टाइम में ये 3 चीजों पे फोकस कर रहा है। क्या? पास्ट, प्रेजेंट
फ्यूचर। इसके बाद इसको एक केस स्टडी भी करेंगे, ठीक है। आप लोगों का जो कौन सा क्वेश्चन, कोई ऐसा पेपर हुआ जिसमें एक भी केस स्टडी नहीं आई थी अभी सेकंड सेमेस्टर में? इस बार तो बहुत केसेस से भी बहुत ही कम आया है। नहीं सर, एक पेपर ये पेपर में गए थे बाकी सब में केस स्टडी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा केस स्टडी का नहीं होता। 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहते थे फर्स्ट में केस स्टडी के। अगर हमने बनाया तो केस स्टडी ही केस स्टडी होंगी सारा, नो डायरेक्ट क्वेश्चन। मैंने आपका देखा है पेपर में सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, जैसे बीबीए में करते हैं ना, बीबीए बीकॉम में, वो नहीं चलेगा। हाँ, मैं डायरेक्ट सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। तो उसमें केस स्टडी नहीं थी ना, मुझे तो नहीं मिली। वो कौन सा पेपर था आपका, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, उसमें था कुछ? क्यों क्यों नहीं बन सकती केस स्टडी? नहीं थी ना। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, उसके बाद तो सारे सब वो थे ना प्लेन क्वेश्चन। अगर हमारे पास बना तो पांचों के पांचों क्वेश्चन केस स्टडी ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जब मैं इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस साउथ कैंपस में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मना करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, तो सारे केस स्टडीज बेस होंगे। तो पहला बोल रहा है, ये पहला एस्पेक्ट है इसका टाइम। टाइम में भी 3 उसने डायमेंशंस दिए हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। सेकंड एस्पेक्ट क्या बोल रही है इसकी थ्योरी की? रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड एनवायरमेंट। इसमें भी ये 3 डायमेंशन बोलता है। क्या बोल रहा है? मास्टरी, सबमिशन, थर्ड एस्पेक्ट क्या बोल रहा है इसका? इंडिविजुअल रिलेशंस, है ना, रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें भी इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। क्या? देखो, हिरार्की, जरा इसको पढ़ना, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? इसको बोला गया है लीनियल, ये वर्ड याद रखना, लीनियल, ठीक है। सेकंड, इक्वल्स को बोला गया है कोलैटरल्स। और थर्ड, चौथा एस्पेक्ट क्या है इसका, इसकी थ्योरी का? मोटिवेशन फैक्टर कौन सा है? इसके भी 3 एस्पेक्ट होंगे। पहला, बीइंग, बीइंग को क्या बोला गया है? एक्सप्रेस वन सेल्फ। और सेकंड क्या है? बीइंग इन बिकमिंग। इसका मतलब क्या है? ग्रो। ये अच्छा पेपर है, इसलिए मैंने आपको दिया है ये, क्योंकि इतना डीप में इसको किसी ने और पेपर ने नहीं समझाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा समझा रखा है इसमें। अचीवमेंट। और लास्ट एस्पेक्ट क्या है? ह्यूमन नेचर की बात कर रहा है। इसके भी 3 एस्पेक्ट होंगे, गुड, इविल और न्यूट्रल। न्यूट्रल कह लो या मिक्सचर कह लो, एक ही बात है, ठीक है। अब खोलो CC7। अब ये सारा सिर्फ आपकी, बाकी का जितना भी है ना, ये सब आपके लिए एक्स्ट्रा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। इसमें एक चीज़ और अच्छी दी गई है, वो भी थोड़ी देर बाद वापस देखेंगे। फिलहाल आ जाओ वापस CC7 पे। और पेज नंबर 2 पे आ जाओ। आगे पेज नंबर 2, CC7। देखो ये क्या बोल रहे हैं, बेसिकली इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की है कल्चर की, विच इज बेस्ड ऑन ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी इज बेस्ड, दिस इज अ थ्योरी ऑफ कल्चर
बेस्ड ऑन व्हाट? वैल्यू ओरिएंटेशन, लिखा तो है, हाईलाइट भी किया हुआ है येलो कलर से। दे प्रपोज अ थ्योरी ऑफ कल्चर बेस्ड ऑन वैल्यू ओरिएंटेशन, ठीक है। उसके बाद देखो रेड कलर से कुछ लिखा हुआ है, पढ़ना। फॉर विच लिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हाँ, इनका ये मानना है कि अक्रॉस द कल्चर, अक्रॉस द नेशन, जितनी भी ह्यूमन प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको हम कैटेगोरिकली डिफाइन कर सकते हैं इनटू अ लिमिटेड नंबर। जैसे मैं आपसे पूछूं आप सबकी प्रॉब्लम क्या होंगी, तो मैं उसको लिमिट कर सकता हूं कि इसी स्फेयर में से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर आप भी ध्यान से देखो तो आपके पास प्रॉब्लम क्या होंगी, आपके पास करियर, मनी, स्टेबिलिटी, लव, रिस्पेक्ट, और कुछ हो सकता है। तो अगर मैं ऐसे 8-10 और लिख दूं तो इसी के अंदर तो आपकी होगी कोई ना कोई प्रॉब्लम। तो इनका भी यही मानना है कि अक्रॉस ऑल द कल्चर ह्यूमन बीइंग इन जनरल हैविंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, और उसका सॉल्यूशन भी लिमिटेड ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ो। उसके बाद इन्होंने 5 वैल्यू ओरिएंटेशन अपनी थ्योरी में दी है, वो ये है टाइम, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल्स, मोटिवेशन फैक्टर एंड ह्यूमन नेचर। ये इनकी 5 वैल्यू ओरिएंटेशन हैं, ठीक है। अब एक बार एक नीचे ना बहुत ही अच्छा चार्ट दिया गया है, टेबल नंबर 1.1, इसको खोलो एक बार, खोल लिया? टेबल 1.1 पेज नंबर 2। इस टेबल में एंटायर थ्योरी, सॉरी पेज नंबर 3 टेबल 1.1, ऊपर हाईलाइट भी कर दिया गया है क्लुकॉन एंड स्ट्रॉकबैक कल्चरल डायमेंशंस। ये बहुत ही अच्छा और एक जगह पे शॉर्ट में समझाया गया है, अदरवाइज ये थ्योरी बहुत बड़ी है। पहला पढ़ना, दिस इज द फर्स्ट कल्चर डायमेंशन। ये बेसिकली क्या है, ये हमारी 5 कल्चर डायमेंशंस हैं ये। तो पहली डायमेंशन क्या है? रिलेशनशिप विद नेचर। इसमें कहां पे है? ये रहा, इस पे फोकस करो, इस पे। इसका ऑर्डर अलग है बट पॉइंट वो 5 ही हैं। फोकस करो इस पे। देखो पहला बोल रहा है रिलेशनशिप विद नेचर। ये है क्या बेसिकली? ये बेसिकली इस डायमेंशन का मानना है दैट व्हाट इज द वी एज ए ह्यूमन बीइंग, हाउ मच नीड डू वी फील टू कंट्रोल द नेचर। अब इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। मास्टरी, जो मास्टरी वाला देखो जो मास्टरी वाला कंसेप्ट है, ये वाला, ये क्या बोलता है? पढ़ो आगे क्या लिखा हुआ है। बेसिकली जिन लोगों का ये मानना है कि वो नेचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनका ये मानना है कि दे विल कंट्रोल द नेचर। कंट्रोल करेंगे मतलब अपने हिसाब से काम करेंगे, मास्टर करेंगे नेचर। जैसे कि यूएस है, यूएस का क्या मानना है? क्या यूएस एनवायरमेंटल लॉज के बारे में कुछ ज़्यादा फोकस करता है? नहीं। इनफैक्ट यूएस क्रिटिसाइज करता है बाकी कंट्रीज़ को कि all other developing countries make a false propaganda against the economic growth of US. In the name of environmental protection, they try to curb the production and capabilities of US. So generally US से इस चीज़ को मानता नहीं है। US से ये मानता है कि in order to register a growth, do whatever you want to do. Even if you want to exploit the environment, go ahead. इसीलिए जितने भी ये environmental protocols हैं, US से उससे बाहर है, मोस्टली से, नॉट ऑल, बट उससे वो बाहर हो जाता है, ठीक है। तो इनका जिन लोगों का ये मानना है कि दे नीड टू कंट्रोल द नेचर, वो मास्टर्स कहलाते हैं। कि दैट स्पेशल एग्जांपल इज द यूएसए, दे आर द मास्टर्स ऑफ नेचर। सेकेंड एस्पेक्ट क्या लिखा है? हार्मनी। हार्मनी ये बात करता है बैलेंस की, मतलब अपने को ग्रोथ भी चाहिए प्लस सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी मतलब हमें ऐसी ग्रोथ नहीं चाहिए जो करंट एनवायरनमेंट को हार्म करके ली जाए, अदरवाइज इट वोंट बी अ सस्टेनेबल ग्रोथ। तो कंट्रीज लाइक इंडिया, ये तो चैंपियन है इस पर्टिकुलर थॉट का, है ना। हमें ग्रो करना है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। और सेकंड क्या है? लास्ट ये सबमिशन। ये क्या बोलता है?
ये बेसिकली एंडाउमेंट शो करता है. एंडाउमेंट मीन्स टोटल सबमिट वन सेल्फ. मतलब ये कंसेप्ट नेचर के अगेंस्ट नहीं जाएगा. जैसे कि हमारी जो ट्राइब्स होती हैं, जितनी भी हमारी जो ट्राइब्स होती हैं, वो इनको बड़ा वर्शिप करती हैं नेचर को, पेड़ को, पौधों को. दे वोंट डू एनीथिंग विच इज अगेंस्ट देम. अगर उनको चुनना पड़ जाएगा ग्रोथ में और नेचर में, तो वो नेचर को चुनेंगे. कुछ यहाँ पे कोई ट्राइबल एरिया से है? नहीं. यहाँ पे कोई ट्राइबल एरिया से है? कोई राजस्थान से है? नहीं. ओके. देखो जी, ट्राइबल एरियाज़ में अगर किसी प्लांट पे कोई फ्लावर या कोई फ्रूट आ रखा है तो उसको तोड़ेंगे नहीं. क्यों? क्योंकि दे कंसीडर सच प्लांट्स एज देयर गॉड्स. तो उनका ये मानना है कि हम उस फूल को या उस फ्रूट को तोड़ेंगे नहीं. अगर वो टूट के गिर जाता है देन वी कैन टेक इट. ठीक है ना. सो टोटल सबमिशन मीन्स कि आप एनवायरनमेंट पे या ह्यूमैनिटी विद एनवायरनमेंट पे टोटल सबमिट होकर अपना काम कर रहे हो. यू वोंट गो अगेंस्ट द नेचर. और इसका मोस्टली जो फॉलो करती है, ये करती है प्रिमिटिव ट्राइब्स. आपने देखा होगा हमेशा वो नेचर के क्लोज में ही रहती हैं. ठीक है ना. और वो उसके अगेंस्ट जाके काम नहीं करती हैं. तो ये मानना है इसका. सेकेंड डायमेंशन देखना, रिलेशनशिप विद पीपल. कहाँ गया पीपल? हाँ, इस पे फोकस करो. रिलेशनशिप विद पीपल. ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन से क्या रिलेशनशिप होना चाहिए. तो उसमें भी 3 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. पहला क्या है? इंडिविजुअलिस्टिक. ना हायरार्किकल नहीं, इंडिविजुअलिस्टिक. ये है इंडिविजुअलिस्टिक. देखो, जिन लोगों का ये मानना है कि पीपल विल वर्क एज पर देयर ओन मेरिट. जैसे कि मैं आपको बोलूं, आप में से जिसके अंदर जितनी मेरिट होगी वो उतना अच्छा लाइफ में एक्सेल करेगा. दिस अप्रोच इज इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच और मेरिट बेस्ड अप्रोच है ना. अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको अगर टीम में बांट दूं कि आधे लोग इस टीम में, आधे इस टीम में, तब नहीं चलेगी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच. लेकिन जहाँ पे वेयर अ सिंगल मैन फॉर हिमसेल्फ और सिंगल वुमेन फॉर हरसेल्फ, वहाँ चलती है ये अप्रोच, मेरिट बेस्ड अप्रोच. तो जिन सोसाइटीज़ का या जिन कल्चर का ये मानना है दैट एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी विल फोकस ऑन हिज और हर ओन मेरिट, देन ओनली वी कैन ग्रो. सो दिस इज द मेरिट बेस्ड अप्रोच. जिनका ये मानना है कि हम, सेकंड पढ़ो, कोलैटरल अप्रोच. कोलैटरल अप्रोच में क्या मानना है उसका? पढ़ो. विथ इक्वल स्टेटस. देखो यहां पे क्या है, हम इंडिविजुअल बेसिस पे तो करेंगे, बट हम किसी को इंफीरियर और सुपीरियर ट्रीट नहीं करेंगे. जैसे कि क्लास में, जैसे कि मान लो अभी मैं आपको बोल दूं, आपका मैंने टेस्ट ले लिया, हर एक आदमी इंडिविजुअल परफॉर्म करेगा, बट टेस्ट का जो स्कोर आएगा वो तो उस पर हम वी कैन डिफरेंशिएट. लाइक दोज हु स्कोर अबव 75 दे आर सुपीरियर, दोज हु स्कोर लेस देन 50 दे आर सुपीरियर. नो, ये नहीं करना. इंस्टेड ऑफ दिस आप उनको कोई ग्रेड दे दो. ग्रेड में भी सेम ग्रेड इंडिविजुअल पे रखो, बट एवरी इंडिविजुअल हैज अ सेम एंड इक्वल स्टेटस. नो सुपीरियरिटी, नो इंफीरियरिटी. ठीक है. जैसे मान लो मैं आपको कोई टास्क दे दूं ग्रुप में और बोलूं आपका ऑब्जेक्टिव है टास्क को खत्म करना, कितना अच्छे से करना, ये नहीं, खत्म करना टास्क को. ठीक है. तो वो अप्रोच बोली जाएगी कोलैटरल, इक्वल्स अप्रोच. और हिरार्की मतलब यहाँ पे तो क्लियर डिस्टिंक्शन होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, गुड बैड पुअर. यहाँ पे तो रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल 3 तरह के हो सकते हैं. या तो आप इंडिविजुअलिस्टिक पे प्ले करो, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, या कोलैटरल, इंडिविजुअल बट हैविंग द सेम स्टेटस, नो डिफरेंस एट ऑल, नो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. और थर्ड इज लीनियर. लीनियर मीन्स पढ़ना क्या लिखा हुआ है? बेस्ड ऑन द सोशल स्ट्रक्चर दैट पीपल बेस्ड ऑन ग्रुप्स विद क्लियर एंड रिजिड स्ट्रक्चर. रिजिड, वेरी रिजिड. रिच पुअर रिजिड, टॉप बॉटम रिजिड, पास फेल रिजिड, नो
फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो अप्रोच ये फॉलो करती है उसको बोलेंगे लीनियर अप्रोच। ठीक है, थर्ड पढ़ना, ह्यूमन एक्टिविटीज, ये बात कर रहा है इसकी। मोटिवेशन फैक्टर्स बेसिकली क्या है? अब देखो इसमें ना 3 चीजें हो सकती हैं। पर देखो फर्स्ट इज बीइंग। बीइंग मतलब क्या क्या बोला गया है? लिव एट द मोमेंट, बीइंग, फोकस ऑन दिस मोमेंट। हाँ, डोंट फोकस ऑन पास्ट, डोंट बॉदर अबाउट द फ्यूचर, फोकस ऑन दिस मोमेंट। ये क्या है? बीइंग। सेकंड क्या है? बिकमिंग, बीइंग इन बिकमिंग। ये क्या बोलता है? ये बोलता है फोकस ऑन प्रेजेंट। और ये क्या बोलता है? इंटीग्रेटेड होल। व्हाट इज इंटीग्रेटेड होल? पढ़ना, बिकमिंग क्या बोल रहा है? बिलीव दैट इंडिविजुअल शुड स्ट्राइव टू डेवलप देमसेल्फ इनटू अ इंटीग्रेटेड होल। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इंटीग्रेटेड होल मतलब ऑल एस्पेक्ट्स। ऑल मतलब ये बात कर रहा है बेसिकली होलिस्टिक डेवलपमेंट की। व्हाट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल? मतलब हाँ, ओवरऑल, मतलब इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक भी, हेल्थ भी, आपका स्पिरिचुअलिटी भी, है ना, इमोशनली भी, सोशली भी, हर तरीके से डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अमीर हो गए तो काफ़ी हो गया, नहीं। मान लो आप अमीर हो गए लेकिन सोशली आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो दिस इज नॉट अ इंटीग्रेटेड होल। आप अमीर भी हैं, सोशली भी हैं, यू आर नॉट वेल फ्रॉम इनसाइड, दिस इज नॉट अ इंडिविजुअल होलिस्टिक ग्रोथ। सो टू डेवलप वन सेल्फ इन ऑल टर्म्स, ये है इसका मतलब बिकमिंग का। और हर एक आपको याद है वो हिरार्की वाली थ्योरी, उसमें टॉप वाली क्या थी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। वो यही बोलती है टू एक्चुअलाइज योर अपर सेल्फ। हर एक इंसान की अपर सेल्फ क्या है? खुद से एक स्टेप और ऊपर और ऊपर और ऊपर। और जब आप एक टोटलिटी बन जाते हैं, जब आपने इकोनॉमिक, सोशल, इमोशनल सब कुछ कर लिया, देन यू हैव अचीव्ड योर टॉप मोस्ट फॉर्म। तो यही बात की गई है यहाँ पे, होलिस्टिक डेवलपमेंट। और लास्ट क्या है? डूइंग। कहाँ गया? अचीवमेंट। ये बेसिकली क्या है? ये फोकस करता है गोल पे, गोल एंड अचीवमेंट। कि अगर आपका मोटिवेशन फैक्टर आता है गोल को अचीव करने से, तो दिस अप्रोच इज गोल सेंट्रिक अप्रोच। गोल अचीव किया या गोल अचीव करना है, तो दैट अप्रोच इज गोल बेस्ड अप्रोच। अगर आपका अप्रोच है कि मुझे अपने आप को ओवरऑल इंटीग्रेट, ओवरऑल डेवलप करना है, तो दिस अप्रोच इज बिकमिंग और बीइंग इन बिकमिंग। और अगर आप करते हो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस, तो ये बीइंग अप्रोच है। लास्ट क्या बोलता है? रिलेशनशिप विद टाइम, सॉरी सेकंड लास्ट, ये वाला, ये इसका ये पॉइंट है। तो बड़ा सिंपल है, पढ़ो। अगर आपके डिसीजंस इन्फ्लुएंस होते हैं पास्ट बेस्ड एक्सपीरियंस से, तो ये वाली अप्रोच है। ये आपका बेसिकली क्या है? सबके सब डिसीजन बेस्ड अप्रोच है। डिसीजन अप्रोच बेसिस। अगर आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है प्रेजेंट कंडीशन से, तो ये प्रेजेंट अप्रोच है। और अगर आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है फ्यूचर से, तो फ्यूचर होता है। वेरी सिंपल। लास्ट क्या है? देखो यार, किसी भी आपके डिसीजन की या आपके व्यू पॉइंट की 3 अप्रोच हो सकती है। आइदर यू बिलीव दैट इनहेरेंटली पीपल आर बैड, वो ये अप्रोच है, ईविल अप्रोच। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों का ये मानना हो कि, जैसे सपोज मैं हूँ, मेरा ये मानना है कि इनहेरेंटली बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट ऑल पीपल आर बैड। इस व्यू पॉइंट को लेके अब मैं डील करूंगा आपसे। एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि नो, इनहेरेंटली ऑल पीपल आर गुड, नाउ आई विल डील यू। इनहेरेंटली पीपल आर बोथ, मिक्स एंड, हाँ। तो 3 अप्रोचेज हो सकती है किसी भी इंडिविजुअल को डील करने से। आइदर वन, सम पीपल थिंक दैट यस इनहेरेंटली पीपल आर बैड, तो वो एक तरीके से इतना ज़्यादा क्लोज नहीं आएंगे। अगर मेरा मानना ये है कि इनहेरेंटली पीपल आर ईविल, बैड, सो मैं हमेशा एक एंक्शियसनेस अपने अंदर रखूँगा, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे मेरे अंदर, और है ना, हमारे रिलेशन कभी भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे। बट अगर मैं बिलीव करता हूँ कि येस इनहेरेंटली पीपल आर गुड, तो मेरे अंदर ट्रस्ट इश्यूज नहीं होंगे, अच्छा बॉन्ड होगा। और अगर न्यूट्रल वाला अप्रोच है, तो ये समहाउ बीच में रहेगा। ये वही लिखा हुआ है, पढ़ो। बिलीव दैट पीपल आर इनहेरेंटली गुड, इनहेरेंटली न्यूट्रल, इनहेरेंटली ईविल। ठीक है, अब एक
वापस आओ उस फाइल पे, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं। कल्चर 2, पेज नंबर 8। इसमें ना आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सुनो, रुको रुको रुको, उस फाइल को मत देखो, ओपन यू बुक्स। एक क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको, आपको ये थ्योरी अप्लाई करनी है, ठीक है? क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन जो बेस होगा ना वो इस अप्रोच पे बेस होगा, राइट? इस अप्रोच पे क्वेश्चन बेस करेंगे, रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल्स। एक क्वेश्चन लिखो, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अगर दिया तो मुझे। क्वेश्चन लिखो, व्हेन आवर ग्रुप, इसमें ना वर्ड्स पे ध्यान देना, आवर को कोट कर लो, डबल when within quotes our quotes closed, when our group sends a delegate to a meeting, I think it best, when our group sends a delegate to a meeting, comma, I think it best, first I think it best। अब उसमें नीचे लिखो पॉइंट ए, to let everyone discuss it until everyone agrees on the person, full stop। second point, to let the important leaders decide, important leaders decide, full stop। They have more experience than us, third point, for a vote to be taken, vote, for a vote to be taken, and the one with most number of votes goes, for a vote to be taken and the one with most number of votes goes, even if some people disagrees। फिर से, for a vote to be taken and the one with most number of votes goes, even if some people disagrees। अब देखो हमने किया क्या है, हमने एक स्टेटमेंट लिखी, उसके ए बी सी पॉइंट लिखा, मैंने आपको क्वेश्चन दिया है इस वैल्यू अप्रोच पे, तो अब यहां पे लिखो वैल्यू अप्रोच। आपको एक हिंट दे देता हूं, ये वैसे तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आइडेंटिफाई द वैल्यू अप्रोच बेस्ड ऑन क्लूकॉन मॉडल। तो आपको पहला देखना पड़ेगा कि इन पांचों में से कौन सी अप्रोच फॉलो करेगी। फॉर आसान करने के लिए ये वाली अप्रोच बेस्ड है रोल ऑफ इंडिविजुअल्स, तो अप्रोच हो जाएगी रोल ऑफ इंडिविजुअल्स। अब इसमें ये 3 पॉइंट है, हिरार्की कहां गया, इक्वल, मेरिट, तो इसको करना है कि इसमें कौन सी है, इसमें से कौन सी है, इसमें से कौन सी है, इसमें से कौन सी है, और आंसर देना है। समझ गए? तो बताओ फर्स्ट वाली कौन सी है? इसका बताओ, इसका आंसर क्या है फर्स्ट वाली का? कौन सी है? लीनियर है, कोलैटरल है, इंडिविजुअलिस्टिक है? फर्स्ट वाली कौन सी है? हाउ मेनी फॉर कोलैटरल? ओके, हाउ मेनी फॉर लीनियर? नोबडी। हाउ मेनी फॉर इंडिविजुअलिस्टिक? मैडम फिर से सोचो, दिमाग लगाओ ना, आपने पढ़ लिया मॉडल, क्वेश्चन पढ़ लिया, दिमाग लगाओ। क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है टू लेट एवरीवन डिस्कस इट अंटिल, हाँ, तो जब एवरीवन की बात कर रहा है तो वो किसकी बात कर रहा है?
मैंने बोला भाई कौन जाएगा आप में से, मेरे पास पार्टी की टिकट है, एक टिकट है बस, आप कह रही हो मैं जाऊंगी मैं जाऊंगा, तो मैंने बोला सबसे डिसाइड कर लो। तो जब मैंने सबको ले लिया, सबकी वोट्स इक्वल कंसीडर कर ली ना, तो ये कौन सी अप्रोच है? कोलैटरल है ना, सो दिस इज द कोलैटरल अप्रोच। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब जरा सेकंड बताना, सेकंड कौन सा बेस है? सेकंड कौन सा है? हाउ मेनी फॉर इंडिविजुअल, हाउ मेनी फॉर इंडिविजुअल, थिंक अगेन। तो फिर कौन सा होगा? हाँ ऑब्वियसली, ये तो लीडर फॉलो कर रहा है भाई। वो क्या बोल रहा है? जिसको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यही तो बोल रहा है वो। तो हिरार्की आ तो गई, हिरार्की बोल लो या लीनियर बोल लो। मैंने बोला पार्टी में वो जाएगा जिसको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है पार्टी में जाने का, तो हिरार्की सेट कर दी ना। थर्ड वाला, थर्ड कौन सा रहेगा? देखो जरूरी नहीं है कि जो बच जाएगा वही होगा, रिपीट भी हो सकता है इसमें से। हाँ तो मेजोरिटी पे जा रहा है ना सर, मेजोरिटी ऑफ द वोट जो होगा उसको अलाउ करेगा। आप बताओ ना, तीनों में से कौन सा रहेगा? लीनियर, कोलैटरल या इंडिविजुअल? इट इज आल्सो कोलेक्टर कोलैटरल, हाउ मेनी फॉर कोलैटरल? सर, मेरिट Merit? Anyone for individual? Only one? Oh, sorry. So nobody for lineal? है कोई लीनियन के लिए इस केस में? लीनियन को कर दो आउटसाइड, तो या तो ये या ये। तो बताना जरा, हाउ मेनी फॉर कोलैटरल? ओनली वन। और एंड हाउ मेनी फॉर मेरिट बेस? तो बाकी सो रहे हैं, सो जाओ बाकी। फिर बताओ भाई क्यों होगा कोलैटरल? कोलेक्टर इसलिए होगा कि इंडिविजुअल डिसीजन जिसका मतलब यहाँ पर वोट हो रहा है ना, तो इंडिविजुअल का एग्री होना जरूरी है, मैंडेटरी है। कोलैटरल में सबको इक्वल रखते हैं, याद रखना। इक्वल में कोलैटरल में सबको इक्वल ट्रीट करेंगे, और इंडिविजुअल पे इंडिविजुअल में अपना अपना वोट है। हाँ, तो पढ़ो क्या बोल रहा है वो। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वोट देंगे। हाँ अच्छा, कौन बोल रहा है इंडिविजुअल बताना? आप बोल रहे हो, वाई? हाँ इंडिविजुअल वोट्स तो ली है, बट बाद में क्या बोल रहा है? मेजॉरिटी विंस, मेजॉरिटी को उसने बोल दिया। देखो वोट्स भी इक्वल हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वोट्स आर अनइक्वल, बट बाद में उसने क्या बोल रहा है? पहले कर लो वोट, फिर इनमें से जो मेजॉरिटी होगा वही करेंगे। अब यहाँ इक्वल की बात नहीं करेगा, समझे? तो इसीलिए ये क्या है? कलेक्ट इंडिविजुअलिस्टिक है, समझ गए? एक और क्वेश्चन लिखोगे, लिखना। अब आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा वैल्यू लगेगा। यहाँ तो मैंने आपको बोल दिया था ये लगेगा। अब आपका टास्क 2 है, पहले फाइंड करो कि इसमें से कौन सी वैल्यू डायमेंशन लगेगी, और फिर उसमें से कौन सा उसका रिस्पेक्टिव डायमेंशन एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन लिखो। When I get sick, I believe. When I get sick, I believe. Number 1, doctors will be able to find a way to cure it. When I get sick, I believe, number 1, doctors will be able to find a way to cure it. Second, I should live properly so that I don't get sick. Second, I should live properly so that I don't get sick. Third, I cannot do much about it and just have to accept it. I cannot do much about it and just have to accept it. देखो ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं होगा ये करना। I cannot do much about it and just have to accept it. अब आपका 2 टास्क है, आइडेंटिफाई द
cultural dimension as per Kluckon, and further identify the respective dimensions to it. ये एक क्वेश्चन हो गया A, B, C। तो सबसे पहले तो फॉलो करना है कि कौन सी वैल्यू ओरिएंटेशन एप्लीकेबल होगी। पहले तो ये बताओ, टाइम वाली लगेगी, रिलेशन टू ह्यूमैनिटी विद एनवायरमेंट लगेगी, मोटिवेशन वाला लगेगा, या ह्यूमन नेचर लगेगा? चलो एक एक करके करते हैं। हाउ मेनी फॉर दिस टाइम डायमेंशन लगेगा क्वेश्चन पे? क्यों और क्यों नहीं? क्यों और क्यों नहीं? क्यों नहीं लगेगा? अच्छा, और कुछ? और क्यों नहीं लगेगा ये वाला डायमेंशन टाइम वाला इस क्वेश्चन पे? ओके, छोड़ दो उसको। हाउ मेनी फॉर दिस? क्यों नहीं या क्यों लगेगा? कोई ऐसा है जो सोचता है ये नहीं लगेगा? अच्छा, मतलब सब सोचने लगेगा। बताओ क्यों लगेगा? आपके हिसाब से लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? ये तो एक तरह से थॉट है जो हमने बिल्ड कर रखा है अपने माइंड में। हाँ, तो इनके अकॉर्डिंग हिरार्की का इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। और कुछ भाई साहब, क्यों लगेगा आपके हिसाब से? मतलब आप बोल रहे हो कि डॉक्टर हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सुपीरियर है। हाँ, तो क्या? वो तो हर एक डॉक्टर आपसे ज़्यादा सुपीरियर है, आपसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है कि नहीं? या तो मैं बोल दूं कि आप एक आर्ट्स वाले से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, ये भी तो सकता है। और कोई जो जिसको लगता है कि ये लगेगा? अच्छा, बताना ये लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा? क्यों लगेगा? आगे बढ़ लो पूरा, बिकमिंग, बीइंग, अचीवमेंट, गोल, ये सब सोच लो। लगेगा? कोई ऐसा है जिसको लगता है ये नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? मोटिवेशन का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, और इसमें जो है ये थॉट है, एक आपने थॉट बना रखा है कि गुड बैड कि ऐसे वाले वो ना थॉट से ये डिजाइन हो जाए कि मतलब डॉक्टर जो है ठीक कर देगा। हाँ, डॉक्टर होता है कि घर में भी कोई आपको एडवाइस कर देता है या कोई सोसाइटी से एडवाइस करेगा। और कोई जो सोचता है ये नहीं लगेगा? कोई सोचता है जो लगेगा? हाउ मेनी फॉर दिस? नो वन? हाउ मेनी फॉर दिस? गुड, इविल, बैड? क्यों हो सकता है? आई एम सेइंग क्यों ये एप्लीकेबल होगा इस क्वेश्चन पे? व्हाई? अच्छा, डू यू रियली थिंक ये फिट हो रहा है इसमें? देखो, जबरदस्ती फिट नहीं करना, फिट हो जाएगा गाइस। एक होता है खुद फिट होना, एक होता है जबरदस्ती ठूस देना। ठूसना नहीं है जबरदस्ती। जो नेचुरली लगे कि हाँ ये इसमें फिट हो रहा है, वो सोचो। आप जबरदस्ती से ठूस रहे हो उसको। ये हो सकता है ये? अच्छा, चलो, हाउ मेनी फॉर दिस?
क्या बना दिया मैंने? हाउ मेनी फॉर दिस? क्या ये लगेगा? सोचो, मास्टरी, सबमिशन, हार्मनी, सोच के देखो। आपने सबको कंसीडर किया, अब एक बार इसको भी कंसीडर कर लो। सबमिशन है, इसमें कोई मास्टरी है, इसमें कोई हार्मनी है? मास्टरी सोचो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? देखो ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, अगर ये एग्जाम में आया तो टाइम वेस्ट कराएगा ये क्वेश्चन बहुत, इसलिए डाल देंगे। डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर सकता आपको? डॉक्टर कंट्रोल नहीं करेगा आपको? मैडम ट्रीटमेंट तो डॉक्टर के हाथ में ही है। हाँ, आई एग्री 100 मैडम, नथिंग इज 100% इन दिस वर्ल्ड। 100% क्या है? आप पढ़ रहे हो, कैन यू गारंटी दैट यू विल पास 100%? 100% नो, कोई गारंटी नहीं है, आदमी की गारंटी नहीं है। डॉक्टर का देखो, डॉक्टर जब ट्रीटमेंट करता है तो क्या कंट्रोल में कौन होता है, आप या डॉक्टर? डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो कंट्रोल तो उसी के हाथ में ही है। आप जब अपने आप को देते हो वकील के हाथ में तो कौन कंट्रोल कर रहा है? वही कर रहा है। आप जब खुद को देते हो पुलिस के हाथ में तो वही करेंगे कंट्रोल। हमारा बस की कुछ नहीं है। डॉक्टर, पुलिस, वकील, दे आर द मास्टर्स, दे आर द कंट्रोलर्स, वी आर नॉट, वी आर ओनली अ फॉलोअर्स, ओबेयर्स। तो बताओ, सीम्स फिट, सीम्स लॉजिकल एज कंपेयर टू रेस्ट 4? सोच के देखो। यार एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? उसने 3 जो पॉइंट दिए हैं, पढ़ना एक बार फिर से। टू क्योर इट, आई शुड लिव प्रॉपरली सो आई डोंट गेट सिक, आई कैन नॉट डू मच अबाउट इट एंड जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट। डू यू थिंक इसमें ये गुड बैड न्यूट्रल का पॉइंट आ रहा है? थिंक लॉजिकली। हो सकता है कोई एक गुड का आ रहा हो, लेकिन तीनों आ रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ो और फिर देखो तीनों आ रहे हैं क्या, लगेगा आपको कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। लेकिन इसको देखो, मास्टरी, सबमिशन, हार्मनी, पहले तीनों स्टेटमेंट पढ़ो और फिर तीनों को देखो, आपको कुछ ना कुछ सिंक लगेगा। लग रहा है? तो यस, लगेगा यही। अब फर्स्ट वाले में कौन सा लगेगा बताओ? फर्स्ट वाले में मास्टरी, सही बात है। हाँ, सेकंड में कौन सा लगेगा? सेकंड में कौन सा लगेगा? ये वाला मास्टरी, सबमिशन, हार्मनी, इसमें से कौन सा लगेगा? सेकंड में मास्टरी, सबमिशन, हार्मनी में से कौन सा लगेगा? हाउ मेनी फॉर हार्मनी? हाउ मेनी फॉर सबमिशन? हाउ मेनी फॉर मास्टरी? हाउ मेनी फॉर स्लीपिंग? रेज योर हैंड। इसमें लगेगा स्लीपिंग, सो जाओ। ये कह रहे हो आप? एक सेकेंड, एक्सप्रेस फॉर वन सेल्फ मीन्स फोकस ऑन प्रेजेंट सिचुएशन। हाँ हाँ, तो आपके हिसाब से ये वाला लग रहा है। यार तीनों पढ़नी है ना, आप एक पे नहीं। देखो मैं कह रहा हूँ तीनों क्वेश्चन पे कौन सा सबसे फिट लगेगा। ऐसा हो सकता है कि किसी एक स्टेटमेंट पे कुछ और लग रहा हो, लेकिन तीनों स्टेटमेंट पे कौन सी डायमेंशन लगेगी, डायमेंशन आपको पहले करनी है आइडेंटिफाई। डायमेंशन वी हैव आइडेंटिफाइड दैट दिस, यही लगने वाली है। उसके बाद फिर अब इन तीनों में से कौन सी लगेगी रिस्पेक्टिव केस पे। पहले केस पे कंफर्म है कि मास्टरी लगेगी, ये कंफर्म्ड है। सेकंड में कौन सी लगेगी? आउट ऑफ मास्टरी, सबमिशन, पक्का सब ऑल एग्री? हाँ, हार्मनी, सही बात है। और लास्ट में कौन सी लगेगी? हमने सबमिट कर दिया ना आपको, आई कैन नॉट डू मच अबाउट इट, अब आपके हाथों में है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? एक क्वेश्चन और, चलो अच्छी बात है। लिखो, अगेन वही टास्क है आपका, आइडेंटिफाई द डायमेंशन फर्स्ट एंड देन रिस्पेक्टिव एस्पेक्ट्स। लिखो, ऐसा क्वेश्चन डालें एग्जाम में। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। टाइम वेस्ट तो होगा लेकिन तब भी गारंटी नहीं कि सही हो जाएगा, है ना?
वैसे कोई अगर किसी और वाला फंडामेंटल लगा देंगे तो आप नंबर देखना नहीं। देखो आपका आंसर जस्ट जैसे देखो अभी हमने क्या देखा, कुछ क्वेश्चंस में ये वाला भी लग रहा था, लेकिन तीनों नहीं लग रहे थे ना, हमें तो तीनों चाहिए। तो लेट्स सपोज सेकंड वाला एप्लीकेबल है, किसी ने फोर्थ वाला ले लिया, तो उस केस आपको पहले बात तो उस केस में एक कॉमन थीम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, या तो ये, फिर उसके बाद सोचना पड़ेगा इनमें से कौन सी। ये नहीं करना कि किसी का ये ले लिया किसी का ये ले लिया, ये नहीं करना। क्वेश्चन में लिखा रहेगा आइडेंटिफाई द कल्चरल डायमेंशन एज पर क्लूकॉन एंड देन आइडेंटिफाई द वेरियस एस्पेक्ट्स इट। डिपेंड करता है कि डायरेक्शन कैसी है। अगर डायरेक्शन आई कि टफ बनाना है तो ये डालना ही पड़ेगा, या ऐसा ही कुछ डालना ही पड़ेगा। अगर आता है मॉडरेट तो देखते हैं, फिर इजी तो नहीं आएगा। दो ही होती हैं ऑप्शन, या तो टफ बनाओ या मॉडरेट बनाओ। लिखो most people when they wait most people when third question है most people when they can do something wrong and get away with it। most people when they can do something wrong and get away with it, they will number one। most people when they can do something wrong and get away with it, comma they will number one usually do it, number two sometimes do it, number three hardly ever do it। ये आसान वाली है, ये क्वेश्चन आसान है। सेकंड पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज यूजली डू इट, सेकेंड इज समटाइम्स डू इट, थर्ड हार्डली एवर डू इट। ये आसान क्वेश्चन है, तो बताओ कौन सी लगेगी इसमें डायमेंशन? हाउ मेनी फॉर टाइम? सोचो क्यों और क्यों नहीं। कुछ लग रहा है? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लग रहा है इसमें? कुछ नहीं लग रहा, हटाओ उसको फिर। हाउ मेनी फॉर दिस एनवायरमेंट वाला मास्टरी समेशन लग रहा है कुछ रेलिवेंट? किसी को लग रहा है? हटाओ फिर इसको। हाउ मेनी फॉर दिस इंडिविजुअल्स हिरार्की इक्वल्स मेरिट लग रहा है कुछ इसके अंदर? हाँ शायद लग जाए। इसमें आपको कुछ हिरार्की दिख रही है, कुछ इक्वल दिख रहा है, कुछ मेरिट बेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो हटाओ उसको फिर। हाउ मेनी फॉर दिस बीइंग बिकमिंग वन सेल्फ कुछ लग रहा है? हटाओ उसको भी। कुछ गुड इविल लग रहा है? नहीं लग रहा, इसको बैठा दो, फिर कौन सी बचेगी फिर? इसके बारे में सोचना, कुछ लग रहा है गुड इविल न्यूट्रल, तो कंफर्म हो गया ये लगेगा, ये लगेगा ना। तो पहले में क्या लगेगा? फर्स्ट क्या है? हाँ तो कौन सी है? गुड इविल मिक्सचर कौन सा? इविल पक्का? पक्का के गैस कर रहे हो? हाँ बाय डिफॉल्ट जो लोग का ये मानना है कि पीपल इवल ही होते हैं तो वो ये बोलेंगे ना यस यूजुअली डू इट। सेकंड में क्या है? न्यूट्रल। और थर्ड ऐसे क्वेश्चन आएंगे। वापस आ जाओ फर्स्ट फाइल पे, CC7। CC7 का पेज नंबर 4 टेबल 1.2। हॉफस्टीड हम कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी एक बार मेरे हॉफस्टीड को एक बार देख लेते हैं। ये अच्छा एक कंपैरिजन टेबल है। देखो हॉफस्टीड की 5 डायमेंशंस थी, कौन सी देख लेते हैं। क्वेश्चन हॉफस्टीड पे भी बन सकता है ऐसा ही सेम। अब ये एक बार इसको डिस्कस करते हैं। हॉफस्टीड कल्चर डायमेंशन
इसकी पहली डायमेंशन क्या बोलती है? पावर डिस्टेंस। सेकंड क्या है? अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। थर्ड क्या है? इंडिविजुअलिज्म। फोर्थ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। और फिफ्थ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। देखो यहां पे ना हमने कंट्रीज का नाम भी दिया है। फर्स्ट वाला पढ़ना, पावर डिस्टेंस बेसिकली है क्या? पावर डिस्टेंस वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है जो कि किसी भी सोसाइटी के अंदर नॉर्मली प्रिवेल करता है। आई एग्री पढ़ ली है, मैं जस्ट इसको से एक स्नैपशॉट लेके डिस्कस करके आगे बढ़ रहे हैं। पावर डिस्टेंस मीन्स कि जिस सोसाइटी के अंदर पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या जिनमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो बेसिकली यहाँ बात कर रही है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन एनी सोसाइटी। तो इसमें दो ऑप्शन बन सकते हैं, या तो लो पावर डिस्टेंस बनेगा या हाई पावर डिस्टेंस बनेगा। अगर किसी सोसाइटी के अंदर पावर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अगर देखो यहाँ बनेगा लो हाई। अगर किसी में पावर डिस्ट्रीब्यूशन लो है तो इसका मतलब क्या होगा? पावर डिस्ट्रीब्यूशन लो है, दैट मीन्स वो जो सोसाइटी होगी वो कैसी होगी? जस्ट होगी, मतलब अच्छा होगा ना, गुड, अच्छा होगा। व्हेन पावर डिस्टेंस इज लो, दैट मीन्स अमीर गरीब में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और जिसमें जब हाई हो जाएगा तो अनजस्ट हो जाएगा, ये ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन होगा, ऑपरेशन होगा। ठीक है, वही यहाँ पे बोला गया है। पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है लो पावर डिस्टेंस में, पढ़ो। हाँ, मतलब यहाँ पे ये मानना है कि जिस समाज में कि people or leaders don't need much power in order to rule the people, these societies are considered as low power distance। एग्जाम्पल भी दे रखा है, ऑस्ट्रिया, इसराइल, डेनमार्क। अगर याद रहे तो अच्छी बात है। ठीक है, देखो ये इन जनरल कहा गया है, कंट्रीज का नाम इन जनरल दिया गया है। कंट्रीज चेंज हो सकती हैं इसके अंदर, आप भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। और हाई पावर डिस्टेंस में वो मानना है कि जहाँ पे पीपल बिलीव दैट नो, इन ऑर्डर टू रूल द पीपल, इन ऑर्डर टू गवर्न द पीपल, वी नीड सम पावर डिस्टेंसेस। जैसे कि हाँ, अब जैसे कि एक आपको अगर जैसे गवर्नमेंट में है, कोई मिनिस्टर है, मिनिस्टर हैज़ टू हैव सम पावर एज कम्पेयर टू नॉर्मल मैन इन ऑर्डर टू मेक पॉलिसीज। तो ये उन कंट्रीज़ का मानना है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है मलेशिया, सऊदी अरेबिया, दुबई। ज़्यादातर देखो जो किंग सिस्टम है ना, वो मानता है इस चीज़ को। जितनी भी कंट्री में मोनार्की होती है कंट्री में, उसका मानना है हाई पावर डिस्टेंस। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उनका मानना है लो पावर डिस्टेंस। समझ गए? जितनी भी देश की दुनिया के अंदर मोनराक कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान अभी नहीं, पहले वाला, जब वहाँ पे मिलिट्री पावर आता है। हाँ, तो मिलिट्री पावर का मानना क्या है कि नो, पावर डिस्टेंस शुड बी हाई, सब कुछ हम ही कंट्रोल करेंगे। सऊदी अरेबिया, नॉर्थ कोरिया, हाई। लेकिन जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो बोलती है नहीं, लो होना चाहिए, थोड़ा तो होगा बट लो होना चाहिए। क्लियर? सेकंड पढ़ना, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। अगेन इसमें भी वही है, लो हाई। देखो पढ़ना क्या लिखा हुआ है, अनसर्टेन लो में पढ़ो, टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी, लिटिल नीड फॉर रूल्स टू कॉन्स्ट्रेंट। एग्जाम्पल जमैका, डेनमार्क, स्वीडन, यूके। और हाई सर्टेनिटी में क्या लिखा गया? इनटॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी, नीड फॉर मेनी रूल्स। देखो जिन कंट्री का ये मानना है कि अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना के लिए वी डोंट नीड मच रूल्स, वी डोंट नीड मच लॉज, तो उसमें थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चलती है, क्योंकि ये लेस रूल्स को फॉलो करते हैं, ये इतने नॉट रिजिड, ये ज़्यादा रिजिड नहीं होते हैं। लेकिन जो हाई पावर डिस्टेंस पे होते हैं ये एक्सट्रीमली रिजिड होते हैं, एक्सट्रीमली रिजिड, और यहाँ पे फुल ऑफ रूल्स। एग्जाम्पल दे रखे हैं कंट्रीज के, वो आप देख सकते हो। थर्ड में देखना, इंडिविजुअलिज्म।
इंडिविजुअलिज्म में मतलब क्या बोला गया है? हाँ, बेसिकली इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप की बात की जा रही है। अगेन इसमें दो डायमेंशन बनेंगी, कलेक्टिविज्म एंड ग्रुप इंडिविजुअलिज्म। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे कलेक्टिव इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाता है, दैट अप्रोच इज कॉल्ड कलेक्टिविज्म, और जहाँ पे इंडिविजुअलिटी को फोकस किया जाता है, दैट इज इंडिविजुअलिज्म। मैस्कुलिनिटी, देखो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिज्म का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो कलेक्टिविज्म में पाकिस्तान का एग्जांपल क्यों है? ये गलत है। पाकिस्तान का नाम यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। हाँ, ये गलत है। कलेक्टिव इंटरेस्ट के अंदर कहाँ गया कलेक्टिव? इंडिविजुअलिज्म। यहाँ पे जो कलेक्टिविज्म है ना, कलेक्टिविज्म मीन्स ये बेसिकली टीम की बात करती है, टीम स्पिरिट की बात करती है। तो यहाँ पे पाकिस्तान नहीं आएगा। नॉर्थ साउथ कोरिया, साउथ कोरिया में दो है ना, नॉर्थ। अगर आप बात करोगे साउथ कोरिया की तो यस वो करेगा टीम स्पिरिट को, अगर बात करोगे आप इंडिविजुअल की वो करेगा नॉर्थ कोरिया। देखो कंट्रीज के नाम यहाँ पे रफली दिए गए हैं, ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है? ये रफली दिए गए हैं, नॉट टू बी टेकन इन लिटरल सेंस, यू कैन ऑलवेज एनी टाइम चेंज इट। और बड़ा मुश्किल है कंट्रीज को फिट करना ऐसी अप्रोच में, बड़ा मुश्किल है। हाँ, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिज्म। देखो इसका मतलब यहाँ पे है मटेरियलिज्म से, और यहाँ पे इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ लाइफ से। मैस्कुलिनिटी और फेमिनिज्म का मतलब पढ़ना ही बारी पढ़ो। मैस्कुलिनिटी, वैल्यू मटेरियल पोजीशंस, मनी एंड द परस्यूट ऑफ पर्सनल गोल्स, एग्जांपल जापान, ऑस्ट्रिया पढ़ सकते हो। और फेमिनिटी में वैल्यू स्ट्रॉन्ग सोशल रेलेवेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेलफेयर ऑफ अदर्स, ये कहा गया है। बेसिकली जैसे फीमेल को व्हाट इज द आइडियल पिक्चर ऑफ अ फीमेल? काइंड हार्टेड, हेल्पिंग अदर्स, तो वो वाला कंसेप्ट लिया गया है। एंड व्हाट इज द टिपिकल आइडियल ऑफ अ मैन? मटेरियलिज्म, मनी, पावर, सुख सुविधाएं। जनरली ज़्यादा जो होते हैं ना, जो जिसको बोलते हैं सेक्रीफाइस, कौन करता है? आदमी नहीं करता ना। तो वो वाली बात की गई है यहाँ पे। तो कंट्रीज के नाम भी दिए गए हैं इसके अंदर, आप देख सकते हो। और फिर लास्ट क्या है? शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। अगेन ये अप्रोच की बात है कि जो पास्ट और प्रेजेंट के ऊपर फोकस करते हैं, ये उनकी शॉर्ट टर्म अप्रोच है। जो फ्यूचरिस्टिक होते हैं वो लॉन्ग टर्म अप्रोच रखते हैं, ठीक है? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो, सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट वी हैव इज एडवर्ड टी हॉल, पेज नंबर 3। एडवर्ड टी हॉल, इसका पूरा नाम क्या है? टी से एडवर्ड टी हॉल। टी का फुल फॉर्म क्या है इसमें? उसमें नहीं दिया हुआ है। टी का फुल फॉर्म इज तरुण। एडवर्ड तरुण नहीं, तरुण नहीं है, पता नहीं कौन सा है। इनका क्या मानना है? पढ़ो एक बारी। ये बेसिकली इनका मानना है कि जितने भी कल्चर्स होते हैं दुनिया के अंदर, वो 3 पैरामीटर्स पे डिफरेंशिएट करते हैं। पहला कंटेक्स्ट। देखो इनका मानना ये है कि जितने भी कल्चर्स होते हैं, ऑल कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये 3 पैरामीटर्स पे आप उसको कर सकते हो डिस्टिंक्ट। पहला कंटेक्स्ट के अंदर,
दूसरा स्पेस के अंदर, तीसरा टाइम के अंदर, ठीक है। अब इनकी 3 डायमेंशन देखने के लिए कम टू टेबल नंबर 1.3 ऑन पेज नंबर 4। आ गए? कंटेक्स्ट, इसको ऐसे ना करके इसको ऐसे करो। ऑल कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड हैविंग 3 डायमेंशन, कंटेक्स्ट, स्पेस। कंटेक्स्ट में भी देखो 2 चीज आएंगी, लो कंटेक्स्ट, हाई कंटेक्स्ट। जरा पढ़ना, लो कंटेक्स्ट पढ़ना। एक्सप्लिसिट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लिसिट? एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? 2 चीजें नहीं है, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, इसका मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट देखो, इसका मतलब जो कुछ था आपने एक्सप्लेन कर दिया, देयर इज नथिंग हिडन इन इट, देयर इज नथिंग हिडन इन इट। इसके अंदर जो एक्सप्लेन किया वो तो है ही, लेकिन देयर आर लॉट मेनी अदर थिंग्स विच इज इनहेरेंट इन द मैसेज। समझ गए? जैसे आपने मुझसे पूछा ये नहीं होना चाहिए, मैं एग्जांपल्स मेरे को पकड़ना। आपने मुझसे पूछा कि आप डेट पे गए थे, मैंने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो ये एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है? हाँ हाँ तो बोल दिया। क्या ये एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट है? क्यों नहीं बोला? मैंने हाँ तो मैंने बोला हाँ हाँ जरूर जरूर। ये क्या है? आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, आप डेट पे गए थे, हाँ हाँ जरूर, तो ये एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है? अरे मेरे इस हाँ में there are certain other things which is inherent, which is hidden in my answer or not? तो obviously implicit है। अगर मैं बोलता हूँ नहीं, no, explicit, straight away yes किया था, लेकिन हाँ जरूर, बहुत सारी बातें हैं, समझ गया? पढ़ना एक बार इसको, क्या लिखा गया? देखो भाई, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूज में, कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ लो कंटेक्स्ट कंट्रीज, हाई कंटेक्स्ट कंट्रीज? देखो, लो कंटेक्स्ट कल्चर वो होता है जहां पे चीजों को हम एक्सप्लिसिटली बोलते हैं, जहां पे हमारा मैसेज डायरेक्ट होता है ना, जहां पे नो हिडन मीनिंग्स, डायरेक्ट। और जो कम बोलते हैं, लेस इज सफिशिएंट। कम बोलना, डायरेक्ट बोलना, एक्सप्लिसिटली बोलना लो कंटेक्स्ट कल्चर है। लेकिन चीजों को एक्सप्लेन करना इन डिटेल, एक्सप्लेन इन डिटेल, इम्प्लिसिट, हिडन मीनिंग और इनडायरेक्टली, जैसे मैंने बोला हाँ हाँ जरूर जरूर, तो वो इनडायरेक्ट है। वो ऑब्वियसली इंडिया है, ये इंडिया का अच्छा एग्जांपल है इसका, ये डायरेक्ट होता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यूएसए। आप कभी भी देखोगे ना अमेरिकन को, जापानीज को, वो कम बोलते हैं, थोड़ी बात बोलेंगे। इंडियंस थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं। देखो बेसिकली क्या है कि जो इमोशनल आदमी होगा ना वो ज़्यादा ही बोलेगा। मैंने आपसे पूछा हाउ इज़ द वेदर, वेदर इज़ नाइस, वेदर इज़ दिस, बाहर फूल है बाहर, ये वो। उनसे पूछोगे वेदर हाउ इज़ वेदर, गुड, लाइक इट, नो, कम बोलने वाले, ठीक है ना। सो लो कंटेक्स्ट में जब व्हेन यू से थिंग्स एक्सप्लिसिटली, डायरेक्टली, नो हिडन मीनिंग, लेस, दिस इज लो कंटेक्स्ट। एग्जांपल्स यूएसए। When you talk about implicitly something with hidden agenda, hidden meaning, indirectly, more, lot of
इमोशन विद इमोशन, लो कंटेक्स्ट, और सॉरी हाई कंटेक्स्ट। फिर सेकंड क्या है? स्पेस। स्पेस में पढ़ो, extent to which some people are comfortable sharing physical space with other। देखो आपने देखा होगा ना, जापानीज आदमी जब मिलता है, क्या जापानीज आदमी किसी से गले मिलता है? क्या करेगा वो? पास से करेगा, दूर से करेगा? जापानीज आदमी हाथ भी नहीं मिलाता। हाँ, क्योंकि उनके कल्चर में ना थोड़ा सा दूर रहना, मतलब वो चिपका चिपकी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन एक मुस्लिम कंट्री में गले मिलते हैं ना, ओ भाईजान ये वो। अमेरिकन आदमी हाथ मिलाएगा, वो थोड़ा करीब आया, लेकिन मुस्लिम लोग थोड़े और करीब आ जाते हैं जब कभी बात है ना। तो ये सब क्या है? स्पेस एंड टाइम। तो जिन लोगों का बेसिकली यहां पे है सेंटर ऑफ पावर और यहां पे कम्युनिटी, इस अप्रोच का मानना है जो थोड़ा सा रिजिड होते हैं, थोड़ा सा दूर दूर रहना पसंद करते हैं। वेरी गुड एग्जांपल इज जापान। जापान पीपल नेवर टच हैंड। अगर आप उसको हाथ मिलाओगे तो वो अच्छा नहीं समझेगा, वो कहेगा दूर हो जाओ मुझसे, मुझे ज़रा चिपका चिपकी पसंद नहीं है। इनका मानना है ये प्रॉक्सिमिटी पे बिलीव करते हैं, मतलब थोड़ा नज़दीकी आए तो अच्छा है ना। इंडियंस भी इसी में आएंगे, क्योंकि इंडियंस भी हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिल लेते हैं, है कि नहीं? आजकल वो आया ना बॉलीवुड वाला, जिसमें वो चीक से चीक मिलाते हैं। कैसे करते हैं ना, स्पेशली लेडीज जब मिलती हैं, एक चीक यहाँ टच करेंगी, यहाँ टच करेंगी। तो ये क्या है? ये यही है कम्युनिटी। एक बार पढ़ना आगे क्या लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ पावर में पढ़ो। टेरिटोरियल नीड फॉर क्लियर डिलिनेटेड पर्सनल स्पेस बिटवीन देमसेल्फ एंड अदर्स, एग्जाम्पल जापान। और वहाँ पे कम्युनल कंफर्टेबल इन शेयरिंग पर्सनल स्पेस, एग्जाम्पल अरब स्टेट्स। लास्ट क्या है? टाइम। इसमें दो है, मोनोक्रोमैटिक, पॉलीक्रोमैटिक। ये क्या होता है? पढ़ना। देखो यहां पे क्या है? मोनो, मोनो मीन सिंगल, वन वर्क एट ए टाइम, वन वर्क एट ए टाइम। यहां पे क्या है? पॉली, मैनी, मल्टीटास्कर। ये है एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे जर्मनी, यूएस, ज़्यादातर ये लोग वन टास्क एट ए टाइम करते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जैसे फ्रांस, स्पेन, ये दे रखा है, ये मल्टीटास्किंग वाले बंदे होते हैं, एक टाइम पे मल्टीपल रोल्स। सिंपल। तो दिस इज द थ्योरी गिवन बाय एडवर्ड टी हॉल। नेक्स्ट आज नहीं हो पाएगी, मैं आपको एक केस देना चाहता हूँ। इस केस को मैं आपको ना एक फ़ोटो आपको भेजूंगा, आप ग्रुप पे भेजना। मैंने ग्रुप इसलिए लेफ्ट कर दिया, बहुत सारे इसमें फालतू मैसेज आ रहे थे, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। मेरे पास सिर्फ इन्हीं का नंबर था, तो मैंने इनको बोला भाई कि आपको दूंगा, आप इनको दे देना। उसमें ज़्यादातर लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है और उसमें ज़्यादातर वो चलता है सेलिंग के, भाई ये प्रोजेक्ट बनवा लो, ये करवा लो। एक बोलता है कि यू शुड हेल्प, यू शुड नॉट टेक मनी, है ना। एक बोलता है नहीं नहीं चलने दो, मैंने भी बनवाया इससे। मैंने आपको ना अभी आपको मैंने एक फाइल भेजी है, एथिक्स केस स्टडी स्टूडेंट टीचर एडिशन। खोलना, उसमें पेज नंबर 5 पे आना। आ गए? पेज नंबर 5, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखी केस स्टडी? एक बार पढ़ना उसको। डाउनलोड कर रहे हो? फाइव, हाँ।
पढ़ा किसी ने? पूरा पढ़ना है यार, इसमें बहुत सारे की पॉइंट्स भी दिए गए ना, कीवर्ड्स, वो मिस कर जाओगे। केस पढ़ा पूरा? मैडम डन? पढ़ लिया? क्या केस है ये? वेट वेट वेट, सबने पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? बहुत लंबी है। अच्छा सुनो, अभी डिस्कस हो भी नहीं पाएगी। डू यू नो व्हाट इज पोस्ट डॉक स्कॉलरशिप्स? पोस्ट डॉक, हाँ पता है क्या होता है? क्या होता है? इस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ, डू यू नो व्हाट इज टेन्योर ट्रैक अपॉइंटमेंट्स? नहीं? दो तीन चीज़ें बता देता हूँ, उससे आसानी होगी इसको समझने में। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ये एक टफ केस स्टडी है, आसान नहीं है ये, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स हैं। सबके सब, आप सबके सब कॉमर्स बैकग्राउंड से हो? साइंस से भी है कोई है? हम एग्जांपल ले रहे हैं कॉमर्स का। बीकॉम, इसके ऊपर एमकॉम, इसके ऊपर एमफिल, इसके ऊपर कुछ है? पीएचडी इज कंसिडर्ड एज द लास्ट स्टेप ऑफ स्टडीज ऑफ एकेडमिक सीट। इसके ऊपर होता है पोस्ट डॉक। देखो नाम ही क्या है, पोस्ट डॉक। डॉक मीन्स डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक वही कर सकते हैं जो पीएचडी कर चुके होते हैं। पहली बात तो ये। हाँ और क्या, पैसे मिलते हैं इसके। अब तो एमफिल खत्म कर दिया सरकार ने। आई एम ऑल्सो डूइंग पीएचडी। जब आप डॉक्टरेट कर लेते हो किसी चीज़ में ना, एंड इफ़ यू वांट टू डू मोर और ज़्यादा,
समय वो अलग है, वो आप बोल रहे हो दैट इज प्रोबेशन, वो अलग है प्रोबेशन। और ये प्रोबेशन में क्या होता है कि जैसे आप शुरुआत में 1 साल का रहोगे प्रोबेशन आप रहोगे अंडर ऑब्जर्वेशन बेसिकली, और वो फॉर्मेलिटी के लिए होता है नाम तो नोबडी कैन टेक्निकली यस यू कैन बी रिमूव, बट इन जनरल प्रैक्टिस नो होता नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है टेन्योर टाइप मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम है, तो ये तो और मुश्किल से मिलता है, आप समझ गए। तो ये जो हमारा लड़का है ये पोस्ट डॉक कर रहा है या कर चुका है, कर रहा है इसमें पोस्ट डॉक अप्लाई किया, और ये टेन्योर ट्रैक लिंक के लिए भी अप्लाई कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आई मीन दिस पर्सन इज इन डायर नीड ऑफ बोथ दिस थिंग्स, पोस्ट डॉक भी चाहिए और टेन्योर ट्रैक भी चाहिए। बहुत मुश्किल से मिलती है नौकरी, नहीं मिल भी गई उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है।